चालाक जेठानी वाले ससुराल में देवरानी की पहली रसोई। दादी माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। मम्मी मना कर रही हैं, आप दे दीजिए ना कुछ पैसे। तभी वहाँ पर यामिनी की चाची गीता आती है। रुक यामिनी, ऐसे कैसे दादी से मुंह खोलकर पैसे मांग रही? पैसे के लिए तो तुझे मेरे पास आना चाहिए था ना। तू जानती है ना, इस घर की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में है। अच्छे से जानती हूँ चाची, पर फैसला तो दादी लेंगी ना। नहीं पोती, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो सब कुछ तेरी चाची ही संभालती है। सारी बागडोर और तिजोरी की चाबी उसी के हाथ में है और फैसला भी वही लेगी। सुन लिया? और हाँ, अभी तो पैसे नहीं, जा अपनी माँ से ही मांग पैसे तू। अब यामिनी बिदकती हुई अपनी माँ के पास आती है, जो कमरे की अलमारी समेट रही होती है। मम्मी, ये चाची की प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी दादी से कुछ भी मांगने जाती हूँ, बीच में आकर टांग अड़ाने लगती है। जानती हूँ मैं, यामिनी तेरी दादी तेरी चाची की बोली ही बोलती है। मेरी तो इस घर में चलनी 50 साल पहले ही बंद हो गई थी। पता नहीं खाने में क्या टोटका करके इसने घर वालों को खिलाया कि घर वाले मेरी कुछ सुनते ही नहीं। सच में माँ, मुझे तो पता नहीं था कि देवरानियां ऐसी होती हैं। ऐसी देवरानी से अच्छा तो देवरानी ही ना हो। देवरानी ऐसी होती है बेटी, पहले घर की रसोई संभालती है और फिर लोगों के दिलों पर कब्जा करती है और फिर अपनी जेठानी का हक खा जाती है। और तेरी चाची भी मेरा हक खाकर बैठी है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन मालिनी अपनी सास से, माँ जी, अब यामिनी की पढ़ाई खत्म हो चुकी, मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दे। तभी वहाँ पर यामिनी की देवरानी आती है। रुकिए जेठानी जी, ऐसे कैसे आप अपनी बेटी की शादी करने पर तुली हुई हैं? पहले इस घर में मेरी बेटी की शादी होगी। हाँ ताई जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, और माँ जी, जो भी खर्चा होगा पहले मेरी बेटी के ऊपर होगा, उसके बाद। हाँ हाँ, सही बात है। पहले तो अपनी देवरानी की बेटी की शादी होने दे, उसके बाद तू अपनी बेटी की शादी करियो मालिनी। अब ये सुनकर मालिनी गुस्से से, माँ जी, ये सब क्या है? 50 साल से मैं चुपचाप सुनती आ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि देवरानी जी अपने आप को ही जेठानी समझकर बैठ जाए। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसीलिए इस घर में मेरी भी चलनी चाहिए। अरे मालिनी, अब तुझसे अच्छा इस घर को तेरी देवरानी संभालती है, जिस वजह से सारी जिम्मेदारी और सारे फैसले लेने का हक मैंने तेरी देवरानी को दे दिया है। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुझे सभी जिम्मेदारियों से फ्री कर दिया है। जिम्मेदारियों से फ्री नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझे इस घर में डगरे का बैंगन बना दिया, जो कभी इस तरफ लुढ़कती है तो कभी उस तरफ। अरे मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है माँ जी इस घर में। दूर खड़ी यामिनी ये सब कुछ देखकर, हे भगवान, मेरी मम्मी की देवरानी कितनी खराब है। इन्होंने तो आते ही मेरी मम्मी का हक छीन लिया है। अब यामिनी अपनी माँ को शांत कराती है और वहाँ से लेकर कमरे में आती है। इस तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब पहले ईशा की शादी होती है। उसके बाद सुधा मालिनी की बेटी यामिनी के लिए पंडित जी से एक सुंदर लड़के का रिश्ता मांगती है और रिश्ता मिलते ही सुधा पूरी विधि विधान के साथ यामिनी की शादी भी करवा देती है और यामिनी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। जी माँ जी। अब यामिनी कलश गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करती है। अब अगले दिन सुबह यामिनी अपनी रसोई में आती है, जहाँ रसोई बड़ी खूबसूरती से सजी हुई थी। बड़ी भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या बनाएंगे आप अपनी पहली रसोई में? आप लोगों को जो जो पसंद है बता दीजिए। तभी पीछे से कमला आती है। देखो बहू, हमारे घर में जरूरत से ज्यादा मीठा तीखा खाया नहीं जाता, और आज एकादशी है तो एकादशी में मीट मछली भी नहीं बनता, तो तुम कुछ साधारण से ही पकवान बना लो। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं बना कर लाती हूँ। अब यामिनी बड़ी ही खूबसूरती से सबके लिए दाल मखनी, पनीर पूरी, मालपुआ, मेवे की बर्फी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अब घर के सभी सदस्य यामिनी के हाथ का खाना खाकर, वाह भाई, मजा आ गया यामिनी, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। खाने का जायका तो रेस्टोरेंट को भी फेल कर रहा है। अरे बस बस भैया, मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। वैसे भाभी, आपने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, खाना तो बहू ने अच्छा बनाया है। अब सभी लोग यामिनी के हाथ में शगुन देते हैं। अब सबके खाने के बाद यामिनी जाकर सभी झूठे बर्तनों को धोती है। इसके बाद कुछ गंदे कपड़ों को धोकर छत पर सुखाने आती है। आसपास के लोग यामिनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब यामिनी थोड़ा आराम करती है और फिर शाम को यामिनी सबको चाय नाश्ता बनाकर देती है। फिर यामिनी बाजार से कुछ सब्जियां खरीद कर लेकर आती है। भाई मानना पड़ेगा, बहू तो बड़ी काम काजू है। पहले दिन से ही घर के सभी बागडोर संभाल रही है। लगता है वो दिन दूर नहीं जब मैं घर की तिजोरी की चाबी और सारे फैसले लेने का हक तुम्हारे ऊपर ही सौंप दूंगी बहू। ये सुनकर यामिनी मुस्कुराते हुए, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप ऐसा कर सकती हैं। वैसे भी आपकी अब उम्र हो गई है। अब इसी तरह कमला 1 महीने के अंदर तिजोरी की चाबी अपनी बहू के हाथ में थमाते हुए,
बहू ये पकड़ तिजोरी की चाबी और आज से घर के मर्द जो भी कमा कर लाएंगे वो तेरे ही हाथ में देंगे। आज से सारे फैसले और सारी खरीदारी और मेरी रसोई तू ही संभालेगी। भाभी चलो अच्छा है, माँ को अब फुर्सत मिली। अब खुशी खुशी यामिनी अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ आपको पता है शादी के पहले महीने में ही मेरी सास ने मुझे तिजोरी की चाबी दे दी है और कहा है कि घर के सारे फैसले अब मैं ही लूंगी। सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ चुका है माँ। तभी मालिनी अपने ऊपर बीती घटना अपनी बेटी से कहती है। बेटी ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी तेरी तरह बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही मेरी देवरानी आई पल भर में उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तूने तो अपनी आंखों से देखा अपनी चाची को। सबसे पहले मेरी देवरानी रसोई में घुसी और फिर धीरे धीरे सबके दिलों पर राज करने लगी। चिंता क्यों करती हो माँ, मैं अपनी देवरानी को रसोई में घुसने ही नहीं दूंगी। हाँ बेटी, रसोई में तो कतई घुसने मत देना और बिल्कुल चालाक बनकर रहना। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बाद यामिनी अपने घर में एक किटी पार्टी करती है जहां उसकी कुछ फ्रेंड्स आती हैं और सभी लोग खाना पीना खा रहे होते हैं कि तभी यामिनी देखती है कि उसकी सहेली शिवानी, जिसका चेहरा काफी उदास है। अरे क्या हुआ शिवानी, तू इतनी उदास क्यों है? तू तो बहुत खुश मिजाज वुमेन थी ना, आजाद पंछी टाइप। व्हाट हैपेंड, कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं यार, लाइफ तो मेरी आजाद पंछी टाइप ही थी, लेकिन जब से मेरी देवरानी आई है ना, उसने तो मुझे पिंजरे का कैदी बनाकर रख दिया। ससुराल वाले उसी के गुणगान करने लग गए हैं। पहले उसने रसोई संभाली और अब पूरा घर संभाल रही। अरे मालकिन बनी फिर रही है वो। क्या? ये तो बहुत गलत है। हाँ यार, गलत तो बहुत है, लेकिन मैंने अपनी देवरानी को दबा कर रखा हुआ है और मैं उसे रसोई में भी नहीं घुसने देती हूँ। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। बाय द वे, अभी मेरी देवरानी आई नहीं है और अभी सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। अब कुछ देर के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद यामिनी घर की साफ सफाई करती है और रात का खाना बनाकर अपने घर वालों को खिलाती है। इसी तरह एक दिन यामिनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसकी नजर सड़क पर जाती है जहां दो देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ रही होती हैं। छोड़ेगी मेरा सर या उठाऊं पत्थर और फोड़ू तेरा मुंह? तू मेरा मुंह फोड़ेगी उससे पहले मैं तेरा हाथ नहीं तोड़ दूंगी। जलनखोर कहीं की, जब देखो तब मुझसे जलती रहती है। हाँ जलती हूँ, क्यों ना जलूं। जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरी जगह खाती जा रही है। माँ जी भी जब देखो तेरा ही पक्ष लेती रहती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है अगर माँ जी मेरा पक्ष ले रही हैं तो? अरे आपसे ज्यादा अच्छा काम मैं करती हूँ, फिर वो रसोई का हो या बाहर का। दूसरी तरफ बालकनी में खड़ी यामिनी। हे भगवान, यहाँ भी देवरानी जेठानी की लड़ाई, वो भी रसोई को लेकर। ये सभी देवरानियां रसोई में जाकर ऐसा करती क्या है जो घर के सभी लोग उनकी ही बोली बोलने लगते हैं। बाबा, मैं अपनी देवरानी की कभी पहली रसोई परफेक्ट नहीं होने दूंगी। अब अपनी देवरानी से चालाक बनने के लिए यामिनी कमरे में छुप छुप कर देवरानी जेठानी से रिलेटेड मैगजीन पढ़ने लगती है। अरे बहू, ये क्या पढ़ती रहती हो दिन भर? कुछ नहीं माँ जी, क्या पढ़ूंगी, ऐसे ही बस। इसी तरह यामिनी देवरानी और जेठानी से रिलेटेड टीवी पर घंटों बैठकर शो भी देखने लगती है, जिसे देखकर यामिनी का पति, अरे ये क्या यामिनी, तुम जब देखो तब देवरानी जेठानी की कॉन्सेप्ट टीवी पर देखती रहती हो। तुम्हें कोई मूवी देखनी पसंद नहीं है क्या? सच में बहू, ये तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। अरे वाह भाभी, आप तो अपनी देवरानी के आने से पहले ही उन्हें इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढ रही हैं। कद्दू इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढूंगी? अरे मैं तो इन सबसे चालाक बन रही हूँ, चालाक। अगर अपनी देवरानी के आगे मैं चालाक लोमड़ी नहीं बनी तो वो रसोई संभालते संभालते इस घर की लीडर बन जाएगी। ऐसा ही समझिए कुछ। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं, जिसके बाद कमला अपने छोटे बेटे की शादी करने का फैसला करती है और उसे पंडित के द्वारा एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है और कमला फौरन उस लड़की के घर अपने परिवार वालों के साथ पहुंचती है। मेरी देवरानी देखने में तो बड़ी शरीफ लग रही, पता नहीं घर जाकर कैसी रहेगी कैसी नहीं। जी हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, तो अब आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए।